बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कंपनी लॉ का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपनी का निर्माण। अर्थात यह देखने की बात है कि यदि हम बीकॉम या एमकॉम कंप्लीट कर लेंगे और हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें व्यवसाय करना है, तो व्यवसाय के अनेक स्वरूप हैं और उन स्वरूपों में कंपनी का भी एक स्वरूप है और महत्वपूर्ण स्वरूप है। उस स्वरूप के लिए आपको कंपनी का निर्माण कैसे करना है आदि की जानकारी आज हम चर्चा में ले रहे हैं। मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि अध्ययन की दृष्टि से कंपनी के निर्माण की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। पहली प्रवर्तन अवस्था, जिसको हम प्रमोशन स्टेज कहते हैं। दूसरी समामेलन अवस्था, जिसको हम रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन स्टेज कहते हैं। और तीसरी व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। इन 3 अवस्थाओं में कंपनी का निर्माण हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं पहली अवस्था पर चर्चा कर रहा हूँ और वो है प्रवर्तन अवस्था। मैं आपको बता दूं कि प्रवर्तन अवस्था कंपनी के निर्माण से आदि से अंत तक की अवस्था है, क्योंकि कंपनी का निर्माण प्रवर्तकों द्वारा ही कराया जाता है। प्रवर्तन अवस्था संबंधी अनेक कार्यों को करते हुए वे कंपनी का समामेलन कराते हैं और फिर व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यापार प्रारंभ करते हैं। पहली चर्चा प्रवर्तन अवस्था की। प्रवर्तन अवस्था कंपनी के निर्माण के लिए किए जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला है। इसमें कंपनी की स्थापना की तैयारी करने, व्यवसाय के क्षेत्र को निश्चित करने, उसकी लाभदेयता का अनुमान लगाने, आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इन कार्यों को करने वाले कंपनी के प्रवर्तक कहलाते हैं। विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि इसमें कंपनी की स्थापना की तैयारी से लेकर और वैधानिक औपचारिकताओं संबंधी कार्यों को पूर्ण करने संबंधी कार्य किए जाते हैं, जो प्रवर्तकों द्वारा किए जाते हैं। इसी को हम प्रमोशन स्टेज या प्रवर्तन अवस्था कहते हैं। अब यह देखना है कि प्रवर्तकों के कार्य क्या हैं। पहला पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंपनी निर्माण की कल्पना। बिल्कुल, यह एक सोच है, एक विचार है कि हमें कंपनी का निर्माण करना है। जब तक यह विचार उत्पन्न नहीं होगा तो उसे साकार रूप भी नहीं दिया जा सकता। तो कहने का मतलब कि कंपनी के निर्माण की कल्पना करना सबसे पहला काम। उसके पश्चात विस्तृत अनुसंधान करना, अर्थात कंपनी किस क्षेत्र में खोलनी है। यहाँ किस क्षेत्र से तात्पर्य कि कंपनी का जो कार्य होगा वो क्या होगा। क्या सेवा कार्य है, क्या कोई उत्पाद बनाने का कार्य है। जैसा कार्य वैसा ही अनुसंधान। इसमें बाजार विश्लेषण भी करना है, उस प्रोडक्ट की डिमांड को भी देखना है, उसके फ्यूचर को भी देखना है, आदि आदि। तीसरे बिंदु के रूप में आवश्यक संसाधन जुटाना है, अर्थात यहाँ अब भूमि क्रय करने, मशीनों, प्लांट आदि के संबंध में, भवन बनाने के संबंध में और जो आवश्यक संसाधन हो सकते हैं उन सबको जुटाने का कार्य प्रवर्तकों द्वारा करना होगा।
चौथा बिंदु प्रारंभिक अनुबंध करना, मतलब कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किससे करना है? दलालों से करना है जो शेयर्स को बेचेंगे, एडवोकेट से करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करना है, मशीनरी खरीदनी है तो उससे खरीद करना है, भूमि खरीदनी है तो उससे करना है। तो ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके पश्चात वित्तीय नियोजन करना। यह तो हम भली भांति जानते हैं कि वित्त के बिना कोई कार्य नहीं होगा, और वित्त का हम सही उपयोग भी कर लें, इसके लिए उसे प्लान करना होगा कि किस काम पर कितना धन खर्च करना है। छठे बिंदु के रूप में कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति है। बिल्कुल ये जरूरी है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ में कंपनी का नाम निर्धारित करना, कंपनी के उद्देश्य निर्धारित करना, पार्षद सीमा नियम तैयार करना, पार्षद अंतर नियम तैयार करना, संचालकों की योग्यता अंश लेने की घोषणा करना, बहुत से कार्य हैं ये कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति में आते हैं। उसके पश्चात कंपनी के समामेलन की तैयारी करना या कार्यवाही करना। संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रपत्र सबमिट किए जाएंगे, फाइल सबमिट की जाएगी। यदि कोई कमी होगी तो रजिस्ट्रार उसे पूरा करवा लेगा, लेकिन समामेलन करने से इनकार नहीं कर सकता जैसी कमी पूरी होती है। तो रजिस्ट्रेशन करा लेना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, जो कि प्रवर्तकों द्वारा ही कराया जाता है। उसके पश्चात प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना। यहाँ अभिदान प्राप्त करने से तात्पर्य न्यूनतम अभिदान से है। जब हम कंपनी का निर्माण कर ही रहे हैं तो न्यूनतम अभिदान तो प्राप्त करना ही होगा। यदि हमारी कंपनी सार्वजनिक कंपनी है तो, निजी कंपनी में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जिसके लिए हमें अंश निर्गमित करने होंगे, प्रविवरण जारी करना होगा, आदि आदि कार्य करने होंगे। पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन कराना, यह 30 दिनों के भीतर भीतर रजिस्ट्रार को सूचित कर दिया जाता है, क्योंकि हम जब प्रलेख रजिस्ट्रार को दे रहे हैं तो उस समय सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि हम इस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रखेंगे, लेकिन उसका पूर्ण पता निश्चित करके बताना होगा रजिस्ट्रार को 30 दिनों के भीतर। इसी तरह कंपनी के कामकाज का नियंत्रण करना, यह भी प्रवर्तकों का ही कार्य है, क्योंकि अधिकांश अंश उन्हीं के पास होते हैं और उनको ये करना होता है। सलाह निर्देश आदि देना, संचालकों की नियुक्ति करना आदि कार्य करने हैं। अब मैं चर्चा में ले रहा हूँ कंपनी प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति, अर्थात इनका लीगल स्टेटस क्या है। और इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी में जो प्रवर्तक हैं वो कंपनी के एजेंट भी नहीं हैं और प्रन्यासी भी नहीं है। यह उनकी वैधानिक स्थिति है, लेकिन वह सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत है, और जब कंपनी अस्तित्व में आ जाती है तो फिर उनके दायित्व भी उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ तक कंपनी के प्रवर्तकों के कर्तव्यों का सवाल है, ऊपर हम बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। उसके पश्चात कंपनी के प्रवर्तकों के दायित्व और कंपनी के प्रवर्तकों के अधिकार भी इस टॉपिक में हमने कवर किया है। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि वह पुस्तक की सहायता से इस विषय को तैयार कर इस प्रश्न को सुनिश्चित कर लें, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। नमस्कार, धन्यवाद।